ओके सर, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था। और हमने क्या किया था, हमने एक कीबोर्ड इमेजिन किया। कीबोर्ड में मिस्टर रेन डिस्कार्टिस को साइड पे खड़ा कर दिया। और हम्म। मिस्टर रेन डिस्कार्टिस के हाथ में हमने, जैसे आपको ये मार्केट में मिलता है ना लेज़र पॉइंटर, देखा होगा कभी हम्म। आपने, हम्म। लेज़र पॉइंटर। तो मिस्टर रेन डिस्कार्टिस के हाथ में हमने लेज़र पॉइंटर दे दिया, और मिस्टर रेन डिस्कार्टिस ने अलग अलग एजेस पे वो लेज़र से वेक्टर्स निकाले। हाँ या ना? हम्म। हाँ। ओके। और तो लास्ट में डिटेल में हमने ये सब किया था, धीरे धीरे हमने किया था। फिर हमने एक यूनिट वेक्टर सीखा। और यूनिट हम्म। वेक्टर से हमने क्या सीखा था? यूनिट वेक्टर से बेसिकली हमने लास्ट टाइम आई जे के सीखा था। आई जे के। मिस्टर एस्टन, यस सर, नो सर? हाँ सर। आई जे के बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि ये एक्स वाई जी एक्सिस पे लाई करते हैं। और हमारी अभी ये बात चल रही थी कि हम्म। अगर आपको कभी भी वेक्टर्स को इमेजिन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे छोटा सा एक्टिविटी कर लीजिए। ये पेन ले लीजिए, ये पेन को ऐसे टेबल के एज पे या वॉल के एज पे लगा लीजिए, और इमेजिन कर लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, हम्म। ये आपका वाई एक्सिस है, और ये हम्म। आपका जेड एक्सिस है। इसी से काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ये पेन जो है, ये जो पेन आपका है, ये वेक्टर है। हम्म। काफ़ी क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो यहीं से समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है। और अगर इसी 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 एग्जाम्पल को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर ये एक वेक्टर है जो 1 यूनिट का है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसको मैं आई बोलूँगा, हम्म। आई आई कैप बोलूँगा। ये साइड में वाई एक्सिस में जे। 1 का जे कैप, हम्म। और ये जी एक्सिस में 1 मैग्नीट्यूड का जो ठीक। है वो क्या है, के कैप। हम्म। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड इज हम्म। इक्वल टू 1। यस सर, नो सर? यस सर। ऐसा साहब यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ। और ये हमने डिटेल में लास्ट टाइम किया था। ओके। और ओके, तो अब सर आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक पे। ये हमारी टेक्स्ट बुक है, 12th क्लास की, चैप्टर 5। ओके। तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस समझ आ गया। स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चाहिए। ये हमें हम्म। समझ आ गया, बेसिक सा डिफरेंस समझ आ गया। ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब ये जो है ये वेक्टर है। हम्म। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए लास्ट टाइम भी हमने किया था, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो मेन चीज़ें हैं। एक तो मैग्नीट्यूड है, हम्म। और एक हमारा क्या है, एंगल हम्म। या डायरेक्शन बोल लीजिए। तो ये मेरा वेक्टर होगा, तो इसको मैं लिखूंगा ए बी। ए बी ए बी का मतलब आई जो है वो मेरा इनिशियल पॉइंट होगा, हम्म। और बी जो मेरा है वो टर्मिनल पॉइंट होगा। छोटी छोटी बातें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ में? हम्म। हमेशा याद रखिए, अगर पी क्यू वेक्टर बोला जा रहा है, याद रखिए पी क्यू वेक्टर बोला जा रहा है, तो जो पी है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, और क्यू जो है क्यू जो है वो उसका टर्मिनल पॉइंट है। हम्म। काफ़ी बार कर चुके हैं, हम्म। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज ए बी। ये जो यहाँ बुक में आपके ए बी बार लिखा हुआ है, मैं इसको ए बी करके डिनोट करता हूँ। और ये हम्म। मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब ये जो पुराना आपका मॉडुलस का साइन है, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। हम्म। ओके, पहले भी हमने किया है, फिर से देख हम्म। लीजिए। पहले भी किया है, फिर से देख लीजिए कि ये मेरा
ये मेरा 2 मिनट। हाँ, जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो। यूनिट वेक्टर मैंने किया, यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। को इनिशियल या को टर्मिनल वेक्टर, को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट, ये देखिए जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, और को टर्मिनल्स मतलब जो फाइनल पॉइंट है वो सेम है। इसको नोट कर लीजिए, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसको नोट कर लीजिए, कई बार आपको बीच में कंफ्यूजन होगी। नोट कर लीजिए, इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये नोट कीजिए। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर का मतलब ये हुआ इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मेरा ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, और इसका जो जो डायरेक्शन है वो दोनों की सेम होगी। इसको नोट कर लीजिए बस। ओके, फिर हमने किया नेगेटिव ओवर वेक्टर। वेक्टर नेगेटिव ओवर वेक्टर का मतलब सिंपल सी बात है, ये अगर मेरा वेक्टर पी क्यू है, ये पी क्यू वेक्टर है, तो नेगेटिव ओवर वेक्टर मतलब यूपी। इसके उल्टी साइड में 180 डिग्री में ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा माइनस पी क्यू। हुसैन साहब कोई डाउट है? नहीं। ये देखिए पी क्यू इज इक्वल टू ए, तो क्यू पी उल्टी साइड में जो वेक्टर है वो क्या है? नेगेटिव वेक्टर है। ओके। ओके, दूसरा देखिए फ्री वेक्टर। थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए। फ्री वेक्टर, if a vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called a free vector. मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिए। In other words, the initial point of a free vector can be taken anywhere in the space. Initial point can be taken anywhere in the space, keeping the magnitude and direction same. थोड़ा बात समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा हमारे लिए। क्यों क्रिटिकल हो जाएगा? देखिए ये जो बॉक्स है, बॉक्स वही है, तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये जो है ये सारा का सारा टेबल टॉप है। आपको बात समझ आई? ये टेबल टॉप है। ऐसा साहब कोई डाउट तो नहीं है? सर टेबल टॉप है आपका, जो डाइनिंग टेबल है उसका, उस पर ये बॉक्स पड़ा हुआ है। ये 5 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लगती है, या यहाँ पर लगती है, या यहाँ पर लगती है। इसका इफेक्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम। अबे ध्यान से देख लो सर मतलब डायरेक्शन अलग होगा। ये जो फोर्स है एक बार तो यहाँ लगी, और क्लियर मैं कर देता हूँ, और क्लियर कर देता हूँ। ये बॉक्स है, 5 न्यूटन फोर्स यहाँ लगी, 5 न्यूटन फोर्स यहाँ लगी, 5 न्यूटन फोर्स यहाँ लगी। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। हुसैन साहब, केस 1, केस 2, केस 3 में जो इफेक्ट होने वाला है बॉक्स पे वो सेम होने वाला है या डिफरेंट होने वाला है? सर डायरेक्शन अलग होगा। किसका डायरेक्शन अलग होगा? केस 1 का लेफ्ट मतलब राइट की तरफ जाएगा, केस 3 में लेफ्ट की तरफ जाएगा, और केस 2 में स्ट्रेट जाएगा। एक्शन साहब, हुसैन साहब से आप अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे? सर मेरे को हुसैन का नहीं समझा गया। आपको क्या लगता है? चलिए हुसैन को छोड़िए, आप बताइए। आपने 5 न्यूटन फोर्स ये एज पे लगाई, ये वाले एज पे लगाई, फिर आपने केस 2 में 5 न्यूटन फोर्स यहाँ पर लगाई, और केस 3 में 5 न्यूटन फोर्स आपने यहाँ पर लगाई। इन केस 1, केस 2, केस 3 में बॉक्स पे जो इफेक्ट है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट। डिफरेंट होगा। आपको मेरी बात समझ आई? हुसैन साहब ठीक है, आप यही कह रहे हैं? हाँ। इफेक्ट विल बी डिफरेंट। तो ये वाला जो वेक्टर है, जो फोर्स वाला वेक्टर है, जो फोर्स वाला जो हमारा फिजिक्स का वेक्टर है, वो जो वेक्टर है वो आप यहाँ से उठा के यहाँ पर नहीं रख सकते, यहाँ से उठा के यहाँ पर
नहीं रख सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं रख आ रही? हाँ क्योंकि हाँ इसका इफेक्ट यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट होगा। हम्म। ये ठीक है? हाँ। चिराग जी ठीक ठीक है, गलत है? हाँ सर ठीक है। ओके। बट मैथ्स में आप ये कह रहे हो, ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मैथ्स में ये चैप्टर में मैथ्स में आप उन वेक्टर्स की बात कर रहे हो, उन वेक्टर्स की बात कर रहे हो कि ये एक वेक्टर अगर यहां पर है तो इस वेक्टर को इस वेक्टर को इस वेक्टर को उठा के मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, एज लॉन्ग इसकी जो डायरेक्शन है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। एक्शन साहब हाँ या ना? हाँ 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 बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो मैं इसको उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, डायरेक्शन सेम है उसकी। हम्म। बट हम जब जैसे फोर्स है, फोर्स का आपको समझ आ गया कि उसको आप ऐसे उठा के कहीं भी रख नहीं सकते, क्योंकि उसका फिर जो इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। ये सर नो सर? हाँ हाँ। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दो तरह के वेक्टर्स आपको मिलेंगे। एक तो फ्री वेक्टर्स मिलेंगे जिनको उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हैं, और दूसरे जो हैं वो लोकलाइज्ड वेक्टर्स मिलेंगे। और आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि सर इन दिस चैप्टर वेक्टर्स आर ट्रीटेड एज फ्री वेक्टर्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ। ये वेक्टर, ये क्लास में मैथ्स के इस क्लास में हमारे जो वेक्टर्स हैं, हम उनको क्या मान रहे हैं? हम उनको फ्री वेक्टर्स मान रहे हैं। सॉरी, हम उनको फ्री वेक्टर्स मान रहे हैं कि आप उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है उसको सेम रखिए और उसको कहीं पर भी घुमा दीजिए। ये सर नो सर? हाँ। अरे यार छोटी सी बात है, ये अगर फोर्स वेक्टर होता और इमेजिन कीजिए यहाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, अब इमेजिन कीजिए ये फोर्स वेक्टर है, 5 न्यूटन का फोर्स वेक्टर है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो फोर्स वेक्टर है, एक सेकेंड, ये जो फोर्स वेक्टर है, अब ये अगर मैं बॉक्स को यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं तो इसका जो इफेक्ट है वो डिफरेंट होने वाला है। दैट इज वाई जो फोर्स वेक्टर है दैट विल बिहेव लाइक अ लोकलाइज्ड वेक्टर। अश्विन साहब डाउट है कोई? हेलो। अश्विन साहब डाउट है कोई? नहीं सर नहीं। तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि मैथ्स में ये चैप्टर में जो आपके वेक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हो वो फ्री वेक्टर्स हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है, इसका भी सिंपल सा फंडा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास ये एक 5 न्यूटन 5 मैग्नीट्यूड का, मैं न्यूटन नहीं बोलता, पी क्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट्स है। तो इस वेक्टर को पी क्यू वेक्टर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 15 हो जाएगा। 15 मतलब ये जो वेक्टर है ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे करके 3 टाइम्स हो जाएगा, 15 यूनिट्स का वेक्टर बन जाएगा। और उसका आप रखने के लिए कोई नाम ही रख सकते हो, इसको पी आर बोल सकते हो। तो पी आर इज 3 टाइम्स पी क्यू। एक्शन साहब हाँ या ना? मिस्टर एस्टन हाँ हाँ हाँ। कोई डाउट है? नहीं। फिर से देख लीजिए, ये वेक्टर मेरे पास है, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये वेक्टर मेरे पास है, इसका नाम है
इसका नाम है पी क्यू। पी क्यू वेक्टर जो है वो 3 यूनिट्स का है। तो मैं कोई वेक्टर बनाना चाहता हूँ पी आर जो कि ट्वाइस ऑफ पी क्यू हो। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि इसके मैग्नीट्यूड को, ये 2 यूनिट्स था, इसके मैग्नीट्यूड को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक नया वेक्टर बन जाएगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा पी आर, ये पी आर बन जाएगा। पी आर बन जाएगा जो कि 4 यूनिट्स होगा। 4 यूनिट्स होगा। कोई डाउट है? नहीं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अब इसी तरह पी क्यू को अगर मैं एज्यूम कीजिए, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, या पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, या आप नया ही नाम दे दीजिए, पी के कोई नया वेक्टर देख लीजिए जो कि 5 टाइम पी क्यू होगा। तो ये जो 5 है ये स्केलर है। तो बेसिकली मतलब ये होगा कि जो पी के वेक्टर बनेगा, जो नया पी के वेक्टर बनेगा अप्रॉक्सीमेटली वो पी क्यू के 5 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर जाके अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स होगा। ये जो सारा का सारा है ये 10 यूनिट्स होगा। और समझदार हो ये बात भी समझ लोगे कि अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ, ये मैंने वेक्टर लिया पी क्यू, जो कि जिसका कि जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट्स है। अब इस वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक स्केलर जो कि -1 है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी? ये जो वेक्टर है ये इस साइड चल जाएगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ पी आर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। यार कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके। ये देखिए ये आपने वेक्टर ए लिया। ए को अगर आपने, ये स्केलर है, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया वेक्टर बना जो कि ट्वाइस ऑफ ए है। और इस को अगर आपने इस स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो जो वेक्टर बनेगा वो हाफ ऑफ ए बनेगा। ये देखिए ये हाफ ऑफ ए आपको दिखा रहा है। और अगर आपने इसी वेक्टर को -1.5, ये देखिए -1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन चेंज कर देगा, और ये जो वेक्टर है ये 1.5 टाइम्स है इसके। और अगर आपने इसको -1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका 1/4 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जो डायरेक्शन है वो इससे उल्टी हो जाएगी। ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यार अभी भी डाउट है क्या? समझ आ रहा है। ऐशर साहब कोई डाउट है क्या? नहीं सर। चिराग साहब कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वेक्टर ए है इसके 2 हिस्से हैं। आप उसको थोड़ा ऐसे देख सकते हैं, उसके 2 हिस्से हैं। अब मैं इसको ऐसे वेक्टर नहीं बनाता, नहीं तो और दिमाग में नए नए ख्याल आएंगे। ये जो वेक्टर है इसके 2 हिस्से हैं। इसके अंदर बेसिकली 2 इंफॉर्मेशन है, 2 इंफॉर्मेशन। एक तो इंफॉर्मेशन है कि इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है इसका डायरेक्शन। यस सर, नो सर? तो ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये आपको क्या बोल रहा है? ये आपको ये बोल रहा है कि सर
जो वेक्टर ए है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो है ये, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है ये, और ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है। नहीं समझ में आया? सर एक बार वापस बोल सकते हो? अभी बोलता हूँ सर। देखिए, दो मिनट बस। ये ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है ओ पी। ये जो वेक्टर ओ पी है, ये जो वेक्टर ओ पी है, ये 5 यूनिट्स का है, और ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ थोड़ा सा ये भी समझिए कि लेट अस अज्यूम कि ये जो है ये 4 यूनिट्स है, और ये जो है ये 3 यूनिट्स है। यहाँ तक ठीक है? हाँ 90 डिग्री है। पाइथागोरस के हिसाब से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ अब मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, और वो छोटी सी बात है, कोई नई बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी वेक्टर को मैं ओ पी वेक्टर जो है उसको मैं सम ऑफ वेक्टर्स आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है? अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो सम ऑफ वेक्टर्स होता है फर्स्ट वाले की टेल और सेकंड वाले का हेड, ये इसका सम होता है। सो C इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये समझ में आया या नहीं आया? समझा। एक्शन साहब समझ आया नहीं आया? हाँ सर समझा। और इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, शायद आपको भी हेल्प कर दे। वो ऐसे मैं इसको याद रखता हूँ कि ये देखिए, ये जो जब a प्लस बी करना है तो a और b सेम फ्लो में होंगे, और जो c है वो अपोजिट फ्लो में होगा। ये देखिए, ये a और b तो इस साइड पे जा रहे हैं, और जो c है वो उल्टी साइड पे है। आपको दिखा या नहीं दिखा? हाँ चिराग साहब, आपने ये सब पहले किया हुआ? हाँ सर। हुसैन साहब, आपको समझ आया? हाँ। फिर से देख लीजिए, सम ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका मुझे सम करना है। ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है। तो सबसे आसान मेथड है, आपके पास जो पहला वेक्टर है, आपका जो पहला वेक्टर है, दूसरे वेक्टर इसके हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल लगा दीजिए। ये इसका हेड का, ये सेकंड का हेड है, और जो उसका रिजल्ट होगा वो ये होगा। फर्स्ट वाले की टेल, फर्स्ट की टेल और सेकंड का हेड, उसको ज्वाइन कर दीजिए। वो इसका रिजल्टेड वेक्टर होगा, रिजल्टेड वेक्टर होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू सी प्लस डी। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो ये देखिए, ये जो 5 यूनिट का जो वेक्टर है ओ पी जो है, ओ पी जो है, कैन आई राइट दिस एज ओ ए प्लस ए पी? यस सर, नो सर? मैंने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, जिसमें ओ ए ये है मेरा, और ए पी ये है मेरा। यस सर, नो सर? हाँ यस ये देखिए, ये मेरा पहला वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वेक्टर है, और इसकी जो एडिशन है, उसका जो रिजल्ट है वो ये होगा। यहाँ तक ठीक है?
हाँ कोई डाउट? हम्म ओके, नहीं अब आपने मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये जो एंगल थीटा है, वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? हाँ कैसे निकाल सकता हूँ? दूसरा वाला 45 है ना ये, कैसे बॉडी में? 90 डिग्रीज का हाफ। आपको किसने बताया ये हाफ है? अरे नहीं नहीं सॉरी, नहीं। हमेशा याद रखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ये अगर 90 डिग्री है हम्म और ये अगर आप 45 डिग्री बोल रहे हैं, तो tan 45 जो है वो होता है 1। 1। इसका मतलब अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। ओ हाँ। एक्शन साहब नहीं समझा? समझा। तो ये एंगल अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? चिराग जी बोलिए। तो ये है, एक मिनट। tan इनवर्स ऑफ 3/4। शाबाश, शाबाश। क्या बोल रहे सर हैं? इनवर्स क्यों आएगा? हाँ, वही कि सोचता है। वैल्यू एंगल चाहिए। tan थीटा 3/4 होगा, ये समझ हाँ में नहीं आया। वो समझा, लेकिन इनवर्स क्यों? थीटा इज इक्वल टू tan। अभी ये थीटा चाहिए आपको। हाँ 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 हाँ, अगर याद है हमारी डिस्कशन हुई थी डिटेल में, समझा समझा समझा। हाँ tan इनवर्स x क्या होता है और tan इनवर्स और sin इनवर्स x क्या होता है, और हमने एग्जांपल भी किए थे कि tan इनवर्स √3 क्या होगा और tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा। एक्शन साहब याद है नहीं याद? हाँ सर याद है। याद है याद। tan इनवर्स √3 जो है वो एक एंगल होगा, हम्म tan इनवर्स 1/√3 भी एक एंगल होगा, एंगल। और sin इनवर्स √3/2 भी एक एंगल होगा, हाँ और cos इनवर्स हाफ भी एक एंगल होगा। याद आया नहीं आया था? हाँ 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 समझा। तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो ये जो थीटा है, मिस्टर चिराग ये बोल रहे हैं कि सर जो थीटा निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? tan इनवर्स 3/4। यस सर, नो सर? यस। हाँ और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाएंगे और tan इनवर्स 3/4 करेंगे, कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो ये कितना होना चाहिए? 36.87 डिग्रीज। ओके, तो अब इसको मैं क्या लिखता हूँ? cos 36.87 डिग्रीज। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? cos 36.87 डिग्रीज। अब बताइए 5 इंटू कॉस 36.87 कितना आता है? So 3.999464। अप्रॉक्सीमेटली 4 आ गया। हाँ ओके, और साइन 36.87 डिग्रीज किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम्म तो परपेंडिकुलर जो है वो किसके इक्वल होगा? 5 इंटू साइन 36.87। कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है? सर 3 आ रहा है। 3। ये आ गया। एक्शन साहब हम जो कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? हाँ सर। ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर जो है, सॉरी, ओ ए वेक्टर जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 4i।
यस सर, नो सर? हम्म अश्विन साहब डाउट है? नहीं सर। ये 3 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है। ए पी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 3J। यस सर, नो सर? हाँ और ओ पी वेक्टर जो है दैट इज सम ऑफ ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू 4I प्लस 3J। यस सर, नो सर? हाँ यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं? नहीं अब देखिए, ये जो ओ ए वेक्टर है, ये जो ओ ए वेक्टर है जो कि 4 यूनिट्स का है, जिसको कि मैं 4I भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है और जिसको मैं I लिख सकता हूँ। यस सर, नो सर? हाँ हाँ हाँ। ओ ए एक्चुअली 4 इंटू I है, इसलिए 4I है। नहीं समझ में आया? समझा। ए पी वेक्टर के अंदर यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है जो कि J है। हम्म इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ए पी वेक्टर है, जिसको आपने यहाँ पर 3J बोला था, वो एक्चुअली 3 इंटू J है। तो जे क्या हाँ तो इसलिए ये 3J कैप है। इसके अंदर एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, और इसके अंदर ये यूनिट वेक्टर यहाँ छुपा हुआ है। यस सर, नो सर? यस सर। उसी तरह ये जो आई डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर लिया और ये आपने जे डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया, ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में ओपी के अंदर भी एक ओपी, आप ऐसे मान लीजिए इसको ओपी कैप करके एक वेक्टर छुपा हुआ है। यस सर, नो सर? ये समझ नहीं आया? समझा समझा। हाँ सर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा 3I प्लस 4J, ये जो मेरा OP वेक्टर है, अगर अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे आपको बताऊँ, ऐसे करता हूँ मैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 3I प्लस 4J डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। 2 मिनट देखिए, अभी समझ आ जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है क्या किया? हाँ हाँ। ये जो वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग OP। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप क्या कीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप क्या कीजिए, ये जो वेक्टर है 3/5I प्लस 4/5J, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये यूनिट वेक्टर है। ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस आता तो आप क्या कीजिए, इस यूनिट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से
मल्टीप्लाई कीजिए, पूरे के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा 3i प्लस 4j। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये जो वेक्टर OP है, ये जो वेक्टर OP है, ये 5 यूनिट्स का है। हम्म, कैसे 5 यूनिट्स का है यार? मैंने ना एक छोटी सी चीज समझाने के लिए बहुत लंबा ले लिया है, शायद चिराग भी हाँ। सुन रहा हो, बुढ़ा कहाँ घूम रहा है। बट वो फॉर्मूला यूजुअली जनता क्या करती है, फॉर्मूला बता के शुरू करती है। मैं चाहता हूँ एट अ फीलिंग लेवल आपको समझ आ जाए। ओपी जो है उसका जो एड्रेस है वो क्या है, 3i प्लस 4j। Yeah, plus, हम्म, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमें तो पता ही है 5 है। यस सर, नो सर? अश्विन साहब डाउट है? इस ये जो वेक्टर है 3i प्लस 4j, इसी के अंदर एक यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर जिसको मैं OP कैप बोल रहा हूँ। और इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये वेक्टर है उसको डिवाइड कर देता हूँ इसके मैग्नीट्यूड से। तो ये वाला जो वेक्टर होगा 3/5i प्लस 4/5j, this will be a unit vector which will be in the direction of OP, but this will have a magnitude of 1। ये देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 1। ऑब्वियस है। रूट 74 cos theta is equal to base अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रूट 74 cos 54.46, हुसैन साहब कितना आना चाहिए? अरे ऑब्वियस है, उसमें क्या? हाँ 70 रूट 74 इंटू कॉस, ऑब्वियस है। चिराग क्या आना चाहिए? 74 अगर आप सुन रहे हो ध्यान से तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अश्विन साहब? 5 यस सर। 5, हाँ और ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 5, अबे दिमाग लगाओ। 7 7। So first वाला 6.5585। वो सर calculate- हाँ वो कैसे 7 आया? क्योंकि वो साइन हाँ है ना। हाँ हाँ, ओ हाँ 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 हाँ, सर नहीं समझा नहीं समझा। समझा। और ये जो 5i प्लस 7j है, इसके अंदर यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट, हाँ और ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, 5/√74 प्लस। आई कैप प्लस 7/√74 देता। एक्शन साहब नहीं समझा? तो समझा। ये मैं आपके लाइफ के 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया आपको ये समझाने के लिए, नहीं समझा? समझा। और अगर ये समझ आ गया तो बेसिकली ये आ गया हमारा 3D। अब इसमें अगर आपने कोई भी वेक्टर उठाया जो हवा में है, ये हवा में वेक्टर है OP, ये हवा में, एयर में, वॉल पे नहीं है। OP इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। आपको समझ आया? हाँ सर। हुसैन साहब समझ आया? हाँ अब इसका पहले तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर, नहीं समझा? समझा। समझा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25
√50। यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। और इस ओपी हाँ की ही डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। वो यूनिट वेक्टर की इक्वेशन क्या है? 3/√50 I plus 4/√50 I j cap plus 5/√50 k। जैन साहब नहीं समझा? समझा। सर ये के कैप वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, आई और के कैप वहाँ पे नहीं रहने चाहिए जिधर ओपी ड्रॉ हुआ है। दोबारा बोलिए। सर ये आई कैप और के कैप वहाँ पे नहीं, मतलब वहाँ पे रहने नहीं चाहिए जिधर जेड, मतलब जहाँ पे ओपी ड्रॉ हुआ है। सर आपने किया था ना वो रेक्टेंगल में। शाबाश, अब आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये वाली जो फिगर है और ये वाली जो फिगर है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सर ये 3D है, वो 2D है। 2D, हाँ। ऐश्वर्य साहब समझ आया? हाँ ऐश्वर्य साहब आप बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, जिसकी वजह से सबके डाउट क्लियर हो जाता है। बात समझ आई नहीं आई? ये देखिए, ये जो चल रहा था ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा था। ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा था, हाँ। इसलिए इसमें के था। नहीं था। ये है, के नहीं है। नहीं। बट ये किस में चल रहा है? 3D। 3D इसलिए इसमें k है। ये वेक्टर कैसे बना होगा? देखिए, 3i + 4j, यहाँ पर ये 3i था, यहाँ पर ये 4j था। तो पहले तो बना वेक्टर ऐसे, ये बना 3i + 4j। यहाँ तक ठीक है? फिर ये हवा में कितना गया? 5k। ये हवा में ऐसे ऊपर उठा, ये हवा में ऐसे ऊपर उठा यहां पर। तो ये वेक्टर क्या बन गया? 3i + 4j + 5k। ऐश्वर्य साहब नहीं देखा? सर समझा। ऐश्वर्य साहब पक्का? सर 2 मिनट दीजिए, जब इतना पेशेंस रखा है तो 5 मिनट और रख लीजिए, ताकि इस पूरे लेक्चर का फायदा हो जाए। फिर से देखिए, ऐश्वर्य साहब का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये x है, ये y है, ये z है। 3i + 4j मतलब ये वेक्टर 3i है, ये वेक्टर 4j है। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? ये वेक्टर है 3i + 4j। अब ये 5k की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये आया यहाँ पर 5k, जिसने इस वेक्टर को हवा में ले गया। ये यहाँ पर हवा में ले गया। नहीं समझ में आया? समझा। हवा में ले गया, ऐसे हवा में ले गया। उस वजह से ये जो वेक्टर बना फाइनली, ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर क्या बना? 3i + 4j + 5k। ऐश्वर्य साहब कोई डाउट है? नहीं सर। और आपको अगर मैं 2 मिनट और लूँ तो यूनिट। ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3i + 3² + 4²। 3i² नहीं आएगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये देखिए। हाँ ओके। 3² + 4²। जो i और j है वो तो सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड तो ये शो करता है 3 और 4। ऐश्वर्य साहब नहीं डाउट है? नहीं डाउट नहीं है। ये जो लाइन है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3² + 4²। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। अगर इसका 3² + 4² है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, 90 डिग्री है। हाँ। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। 5। उस वजह से इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 3² + 4² + 5²। रूट का स्क्वायर प्लस
5 का square. स्क्वायर का हाँ अंडर रूट, यस सर नो सर। हाँ हाँ हाँ, और यहीं से आया है ये फॉर्मूला, देखा? ओके 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 फिर फाइव का भी रूट होगा। ये देखो, हम्म नहीं समझ में आया? समझा। सर डिटेल में जा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, मैं कोई टाइम, हाँ हाँ समझा समझा। मैं आपको करने, यूजुअली क्या आता है, आप जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में आपको ये बता देंगे, भैया ये वेक्टर है बेटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका फॉर्मूला ये है, काम खत्म, नहीं समझ में आया? समझा। तो हमने ये जो तामझाम यहाँ से शुरू किया था, वो ये देखिए, ये आपको समझाने में शुरू किया था कि 2D में डायमेंशन था, 2D में एक वेक्टर था 3i+4j, जो कि बना था इससे और इससे, फिर इस पे हमने एक यूनिट वेक्टर लिया, बट ये बात तो चल रही थी 2D में, 2D से हम आए किस पे, 3D पे, हाँ और 3D में आपको समझाया गया कि ये जो आई जे के जो अलग अलग चीजें हैं, उसकी जरूरत क्या है। समझा। एक्शन साहब अभी डाउट है? नहीं सर, वो मैं समझ रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया, बट वो इसीलिए आपको कराया गया है कि आपको चीज़ें डिटेल में समझ आए। ये देखा एडिशन ऑफ वेक्टर लिखा हुआ है, हाँ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और उसका जो एडिशन है वो a+b वेक्टर है। हाँ ये देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको दो नाम दे दिए जाते हैं, इसको कई बार पैरेललोग्राम लॉ बोल देते हैं और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोल देते हैं, बट बात एक ही है, माँ को बोलते हैं। ओके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 मिनट का काम है, तो पहले तो नोट कर लीजिए, पहले तो ये नोट कर लीजिए, ये 136 तक दोबारा पढ़ना आपने, अब आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके 136 तक दोबारा पढ़ना आपने, फिर पेज 140 ये देखिए, हमने आज ये किया, ये जो 3i+4j है, ये किससे बना है, ये 3i+4j। 3i+4 से हाँ एक्शन साहब देखा? हाँ फिर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट तो काफ़ी डिटेल में कर लिया, पेज 140 आप दोबारा पढ़िए, और ये देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, x² + y² + z², ओके ये हमने किया है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, वो 41 पे है ना? ये हाँ, ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ अब ये डायग्राम को 2 मिनट देखिए, 2 मिनट ध्यान से देखिए बस। ये देखिए, ये x है, ये y है, y z ये जो है ये क्या होगा, x² + y² का रूट, हाँ हाँ याद है? ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ना? हाँ मैग्नीट्यूड, ये हाँ x² + y² होगा। हाँ ये जो है ये z है, ये 90 डिग्री है। एक्शन साहब दिख रहा नहीं दिख रहा? तो OP अगर आपने निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, x² + y² + z रूट ऑफ x² + y² अंडर रूट हाँ का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और सबका अंडर रूट, तो ये किसके इक्वल होगा, x² + y² + z²। एक्शन साहब हाँ या ना? ये एक्शन साहब सुनना ही नहीं चाहते। हुसैन साहब समझ आया? समझा समझा। तो हमने जो फॉर्मूला किया था वो ये फॉर्मूला किया था, और ये वो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये x² + y² + z²। हाँ यहाँ तक समझ आ गया? समझा। तो ये हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए शाबाश, 141 आप पढ़ सकते हैं। हमने ये भी कवर किया है, ये देखिए, ये भी आज हमने कवर किया है, ये देखिए,
ये देखिए, any vector along x-axis is a scalar multiple of unit vector I, along y-axis is a scalar multiple of j, J z-axis is a scalar multiple of. K. तो 3i is a unit vector of magnitude 3 ox की तरफ, हम्म 5j magnitude 5, 4k magnitude 4, और हमने ये आज हमने जो बड़ी क्रिटिकल चीज़ की है वो ये की है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई एक्सिस है जिसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं 3i चला गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं 5j, ये मेरा जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 3i प्लस 5j, और हवा में मुझे कौन लेके जाएगा, ये तो ये जो मेरा वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर क्या बनेगा, 3i प्लस 5j प्लस 4k। हुसैन साहब हाँ या ना? हाँ चिराग जी समझ आ रहा है? हाँ सर। ये थ्योरम्स आपको नहीं पढ़नी, थ्योरम्स आपको नहीं पढ़नी। और ये देखिए, ये देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स वाई जी इन स्पेस, ये देखिए, ये देखिए, यही मैं आपको गला फाड़ फाड़ के तब से यही बता रहा हूँ। हाँ हाँ ये एक्स आई है, एक्स आई, क्योंकि हम तो ये कर रहे हैं नॉन लोकलाइज वेक्टर्स कर रहे हैं, नॉन लोकलाइज वेक्टर कर रहे हैं, तो अगर आप इसको एक्स आई बोल रहे हैं तो इसको भी एक्स आई बोल ही सकते हैं, इसको अगर आप वाई जे बोल रहे हैं तो इसको भी वाई जे बोल सकते हैं। तो ये एक्स आई और वाई जे से ये वाला ज़मीन में ये जो प्लेन में वेक्टर बनता है, और इसको हवा में कौन लेके जाता है, ये जेड के लेके जाता है, तो ये जो वेक्टर बन जाता है क्या बन जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। यस सर, एक्शन साहब समझ आया? हाँ सर। ये वेक्टर, और आपको मैं यही बता रहा था कि ये जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। सर समझ आया नहीं आया? समझा। ये देखिए, जो वेक्टर है, जो वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, वो बेसिकली 3 वेक्टर से बना है। कौन से 3 वेक्टर से बना है, एक्स आई, वाई जे और जेड के। ये देखिए मैग्नीट्यूड निकल गया। हाँ और ये भी बात समझ आ गई कि कोई भी पोजीशन वेक्टर जो है वो बेसिकली 3 वेक्टर से बनता है, एक्स आई, वाई जे और जेड के से। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ ठीक है सर, यहाँ तक आप बेसिकली हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, 144 तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे थोड़े से मैं आपको इसके एग्जाम्पल करा दूंगा। ये देखिए, अगर आप करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 1 पेज 145 पे, पेज 146 पे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 1, हुसैन साहब नोट कर रहे हैं? पेज 146 पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7। सर ये सब 146 पे है? सर ये 146 और 147 पे। हाँ ओके। उसके बाद पेज 149 पे एग्जाम्पल 10, पेज 149 पे एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, पेज 151 पे, पेज 151 पे एक्सरसाइज 5.1,
एक्सरसाइज 5.1 हम्म क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क है। ओके जैन साहब समझ आया? हाँ तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे हम ये आप क्वेश्चन अगर कर लेंगे ठीक है, बढ़िया है। अगर आपको डाउट होंगे तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे।